अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल एक सवाल दिया था मैंने, करना भी था। अच्छा, वैसे तो नसीहत ये सामने जो बैठे हुए इन्हीं के लिए है, लेकिन चले कैमरे वाले भी सुन लें, जो हैं जो नीचे रूम में बैठे हैं वो भी सुन लें। मीडिया तो चलो ये काम कर ही रहा है, लेकिन बचपन से ना हमें शायद फैमिली की तरफ से भी मजा और खुशी और जिंदा दिली और इंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, और उसके बाद खासतौर पे अब ये जो टिकटॉक का जमाना आ गया या यूट्यूब के लोगों ने अपने चैनल बना लिए या इंटरनेशनली भी काफी इस तरह के प्रोग्राम्स चलने शुरू हो गए प्रैंक वाले, तो उससे ना एक कॉन्सेप्ट ये बन गया कि मजा तभी है जब दूसरों को तंग करेंगे। शुक्ल तो यही है। और कुछ मशहूर कामयाब लोगों को इंटरव्यू टीवी पे चलना और उनका भी यही बताना जी हम तो ऐसे भी करते थे, वैसे भी करते थे। तो एक मैसेज ये चला गया सब बच्चों के अंदर कि मजा खुशी तो तंग करने में ही है। मजा तो आए ना यार। अब उसमें बचपन से लेके छोटी छोटी चीजें कुछ छोटे लेवल की हो सकती हैं, किसी के घर की बेल बजा के भाग जाना, कभी को भागो बेल बजा के, है ना, छोटे थे। पानी फेंक देना, कोई नीचे से गुजर रहा है गली में से तो उसके ऊपर पत्थर मार देना, या वो शब बारात आ रही है तो वो पटाखे फोड़ना, और पटाखे भी फोड़ना भी कैसे कि कोई गुजर रहा है तो उसके पास से पटाखे फाड़ के, है ना, या किताबें छुपा देना किसी क्लास फेलो की, या बैठने लगे तो ये कोई पेंसिल रख देना, और या बैठने लगे तो चेयर खींच लेना, है ना। अब ये सब, या लाइन लगी हुई तो धक्का दे के लाइन गिरा देना, मजा आता है ना। इसको शरारत नहीं, शैतानी कहते हैं। यानी बच्चा बड़ा शैतान है जी, बड़ी शैतानियां करता है, बड़ा क्यूट है। तो ये जो शैतानी है ना, शैतानियां, ये लफ्ज बता रहा है कि क्या है शैतानी। और जब किसी मजमे के अंदर ये जो, अगर इसको थोड़ा सीरियस एंगल से देखें कि जब कोई प्रोटेस्ट हो रहा है और मजमा है वहां पर, कोई उनमें से कोई एक दो भी आके किसी तरह का शर फैलाना चाहे तो बड़े आराम से फैला सकते हैं। कोई एक किसी दूसरे को धक्का दे दे बस, फिर वहीं से लड़ाई शुरू हो जाएगी। या कोई एक पहल करके गाड़ी शीशा तोड़ दे किसी का, बाकी सब लोग भी ये काम करना शुरू कर देंगे। यानी बहुत आसानी से इसमें फितना फैलाया जा सकता है, शर फैलाया जा सकता है। और अगर आप इसको उस फितना फैलाने या शर फैलाने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, आप कहेंगे यार शुगल ये क्या जिंदगी में मजा भी ना करें हम क्या। लेकिन अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे जिनका नुकसान हो रहा है, तो फिर आप उसको नहीं कहेंगे अच्छा चलो यार कोई बात नहीं, फिर ऐसे नहीं कहेंगे। फिर जिनको तकलीफ हुई होगी वो ये नहीं कहेगा चलो यार कोई बात नहीं। तो हमें शुरू से ना मीडिया के मूवीज, ड्रामास, इवन के एड्स भी, इवन के जो कुछ भी नहीं देख रहे होंगे ना, बस एड चल रहा है। जैसे एक एड काफी अर्सा पहले गुजरा था नजर से, वो पता नहीं बिस्किट का कोई एड था, तो नहीं वो बच्चों वाले बिस्किट था, ग्लूको का शायद, हाँ। तो अब पता नहीं वो ग्लूको का था कि रियो का था, बहरहाल वो बच्चे थे जो साथ मोहल्ले वाली आंटी को ना तंग करते थे, उनके पता नहीं चीजें गिरा देते थे, उनके बर्तन तोड़ देते थे, बूढ़ी सी आंटी थी कोई, उनको तंग करते थे, उनकी चीजें तोड़ देते थे, और वो बड़े खुश होते थे। तो वो बच्चे जो है ना वो ग्लूको खाते थे, यानी वो
तो वो मतलब जिंदा दिली है और क्यूट से बच्चे, क्यूट से, तो बचपना है। अब इस एड से ये तो नजर आ रहा है एक साइड के बच्चे हंस रहे हैं, तो हंसते हुए बच्चे प्यारे लग रहे हैं, लेकिन इससे ना एड बनाने वाले ने या तो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, मेरे ख्याल में अनइंटेंशनली नहीं, इंटेंशनली एक मैसेज दे दिया। वो नजर ये आ रहा है कि बच्चे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन एक मैसेज ये दे दिया कि वो बड़ों को तंग कर रहे हैं। ये मैसेज पहुंच गया बच्चे को। तो ये हमारे मीडिया के जरिए, हमारी फैमिलीज में ये ना एक, क्योंकि ये एक्चुअली ये बहुत पहले से, हमेशा से शैतान ये कोशिश करता रहा। तो ये सारी कहानी सुनाने का आपको मकसद ये है कि ये जो इस वक्त आपकी क्लास होती है ना, ये कॉस्ट की, इससे पहले यहाँ बाहर लाइन लगी होती है। और अब ठीक है, अंदाजा है मुझे कि जो भी जल्दी आएगा उसने कोशिश करनी है मैं अंदर बैठूं, या अगर तमीज से भी खड़े हैं तो लाइन में लगे होंगे। कुछ ऐसे बीच में तकरीबकार भी हैं जो लाइन को आके धक्का देंगे, लाइन तोड़ते हुए आगे जाएंगे, किसी को तंग भी करेंगे, कोई हुटिंग भी कर रहे होंगे, आवाजें लगा रहे होंगे। और 2 दफा ऐसे हुआ कि दरवाजा भी पीटा उन्होंने। हालांकि मैं पढ़ा रहा था क्लास, इससे पहले FR 2 की क्लास पढ़ा रहा था, वो आखिर वाला दरवाजा पीटा भी गया, जो कि मुझे क्लास पढ़ाते हुए यहां तक आवाज आई। ये को कर रहे होते हैं, 2-4 लड़के होंगे, कोई 2 करते होंगे, बाकी उनको देखे और उनको भी शोखियां चढ़ जाती होंगी। उनको ये लग रहा है कि शायद ये कुछ शुगल है, कॉलेज लाइफ है, फ्रेंड्स की दोस्तियां हैं, यही तो जिंदगी है, बाद में तो ये फिर नहीं मिलना चीजें। तो ये बेटे, ये एंजॉयमेंट नहीं है, ये एंजॉयमेंट नहीं है। मैं आपको ये बात, अगर आपको लगता है जी सफेद दाढ़ी हो गई या बुढ़ा हो गया, यही बात करनी है, तो पहली बात है कि बुढ़ा नहीं हूं, जवान आदमी हूं। नहीं, 6 पैक्स नहीं है, एक बन गया, मैं 5 अभी बनने हैं, 5 रह गए हैं बस। तो पता नहीं क्या बता रहा था। तो ऐसा नहीं है कि आप अभी यंग हैं तो चलो मजे कर लें। ये जो चीजें अच्छाई बताई जाती हैं, ये इसीलिए बताई जाती है कि हो सकता है किसी को पहले ही ख्याल आ जाए। तो समझा रहा हूं और गुजारिश भी कर रहा हूं कि जो लोग बाहर लाइन लगी होती है, तो ये जो इस तरह के फितने वाले लोग होते हैं ना, ये इसको एंजॉयमेंट ना समझें, ये तंग करना है लोगों को। वो जो लाइन में लोग खड़े हुए हैं, वो जरूरी नहीं कि हर किसी को आपका मजाक पसंद आ रहा हो, जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी दिन को गुस्सा भी कर जाए इस बात पे, क्योंकि आप सारे जवान लोग हैं। और कुछ पर्टिकुलर जो कौमें होती हैं, उनमें नेचुरली गुस्सा तेज होता है। नॉर्मली पठानों में गुस्सा तेज होता है, नॉर्मली पठानों में गुस्सा तेज होता है। फिर इसके अलावा ये जो बट होते हैं, इनमें जनरली गुस्सा तेज होता है। और नहीं तो मेनली ये 2-3 ही हैं। ये शायद कोई जेनेटिक होता है प्रॉब्लम, लेकिन होता है ये, इनका जल्दी जो है ना वो रिएक्शन जल्दी होता है। मुख्तलिफ लोग मिजाज वाले लोग होते हैं, जनरली ये लोग जल्दी गुस्सा करते हैं। अब आप में से 2-4 लोग जो शरारतें करने बस यहाँ कर रहे थे काम, पड़ गया, किसी को गुस्सा चढ़ गया। उस दिन क्या हुआ यहाँ पर पिछली क्लास में, एक हफ्ता यही हुआ है ना। अब वो जो 2 लोग अपनी तरफ से शरारतें कर रहे होंगे, वो अपनी तरफ से बस शुगर लगा रहे थे, लेकिन हो गई लड़ाई। अब उस लड़ाई के अंदर किसी को कोई चोट भी लगी होगी, कोई 2-4 ऐसे ही बेचारे पकड़े गए होंगे। मैं जब पकड़ के लेके गया था, फिर मुझे पता चला 2-4 तो बीच में ऐसे ही पकड़े गए थे। अब उसमें वो डिस्टर्बेंस भी हुई, किसी को चोट भी लगी, और चूंकि आप सब जवान लोग हैं, गुस्सा सबके अंदर है, इस तरह की लड़ाई होने के बाद माफ नहीं करेगा वो फौरन। वो फिर कल को अपने और लड़के लेके आएगा, क्योंकि अंदर गुस्सा है ना, वो छोड़ेगा नहीं इस बात को। और ये बात शुरू कहां से हुई? उन 2-3 शरारती लोगों की वजह से, जो शायद शुगल लगा रहे थे। तो ये शरारत नहीं थी, ये शैतानी थी। तो इसलिए बस इसी गुस्से खत्म कर रहा हूं कि ये जो आप लोग लाइन में जब लगे होते हैं ना, तो ये सिर्फ शुगल समझ के इस तरह की हरकतें ना किया करें। एक तो क्लास डिस्टर्ब होगी, वो एक अलग चीज है, क्योंकि दरवाजा कोई पीट रहा था और यहाँ अंदर क्लास हो रही थी यार। और बाकी जो लाइन लगी हुई है, आपने आगे तो बैठना नहीं है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप लाइन तोड़ के धक्के दे के धक्के दो आगे, किसी तरह लोग गिरे कि मजा आ रही है। बेटे मजे नहीं है, ये शैतानियां होती हैं, ये शरारतें नहीं होती हैं। कुछ फैमिली में बच्चे ऐसे होते होंगे, जो आपके सामने की बात कर रहा हूं, जिनको चिपड़े मारने का दिल करता हो, होते हैं ना कुछ फैमिली में छोटे छोटे बच्चे ऐसे होते हैं। अब उसको लग रहा होगा बच्चे को, उसके माँ बाप को, बड़ा क्यूट बच्चा है मेरा, लेकिन दिल कर रहा होता है ना चिढ़ने कराने का। तो वो इसलिए कर रहा होता है कि वो शरारत नहीं कर रहे होते, वो इरिटेटिंग शैतानी कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये जो लाइन तोड़ते हैं और तंग करते हैं लोग, ये ना किया करें, बस ये गुजारिश करनी थी। कल एक सवाल दिया था मैंने, उसमें मैंने PD1 अपॉर्चनमेंट प्राइमरी कर लेने के बाद की फिगर्स बताई थी। और सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट में चूंकि टू वे था, तो इसलिए
साइमल्टेनियस इक्वेशन होगी या रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन होगा? तो मैंने कही थी साइमल्टेनियस इक्वेशन। कितना कितना बांटना था जी SD1 को? 30 50 20 40 50 10। अच्छा, अब वो कुछ बच्चे कह रहे थे कि इक्वेशन वाली बात मुश्किल है, समझ नहीं आ रही, रिपीट कर दे, मैं दोबारा बता देता हूँ। SD1 को x कह लेते हैं, SD2 को y कह लेते हैं। SD1 में पहले कितना अमाउंट लिखा हुआ? 150 280। SD1 में इतना पहले ही है, प्लस y से और आना है। y में पहले इतना ही है, प्लस x से और आना है। अब इसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन जो हो रही है कि यहाँ पर 0.2 लिखना है कि 0.1 लिखना है, यहाँ पर 0.2 है या 0.1 है। तो मैं ये उर्दू दोबारा बोल रहा हूं, इसमें इतना पहले है, प्लस y से इसमें इतना और आना है। जब आप y को बांटेंगे तो बांटेंगे तो इधर कितना लाएंगे? 10% ना, यानी y से 0.1 आना है। y मतलब SD2। जब SD2 में पहले इतना है, प्लस x से, यानी SD1 से कितना आएगा? तो जब SD1 बांटेंगे तो y में कितना जाएगा? 20। हो गया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 18163 316 327। तो इससे हम जब SD1 से आउट करेंगे तो पूरा 181 ही आउट कर लेंगे, और इसको 30 50 20 बांटेंगे। 5 4 5 4 4 9 0 बस 9 0 8 1 3 6 3 6 3 6 3 2। अब इसके बाद यहां से 316 327 इसको बांटे यहां 31633 1 2 6 5 3 5 8 जी बताइए एतराज कोई? डबल 8 1 0 2 0 9 डबल 1 4 8 9 8 0। अब पीडीज में खर्चे बंटने के बाद अगला काम, ये टेबल यहीं खत्म हो गया, बस ये टेबल यहीं खत्म हो गया। अब यहां से OAR नहीं निकलने लगा, अब एक अलग टेबल बनेगा जिसमें A और B। PD1 से ये A B में कितना कितना आना है? 30% और 70%। इसको 30 70 बांटे 306 61 67 14। PD2 55 और 45। इसका 55% यहाँ 1938 5170 42 62 11 अब आगे इसी से आगे चल रहा हूं, मैं यहीं से आगे चल रहा हूं। 896244 और ये आया हुआ है 1133756। इसी के नीचे यूनिट्स 10,000 और 6,000।
तो OAR पर यूनिट बन गया 89.62 188.96। ये है जी OAR पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट। जी ये था सवाल। अच्छा, कल जो मैंने सवाल बोर्ड पे एक सॉल्व किया था, तो वो भी एक बच्चे के सवाल से मुझे लगा कि तो कंफ्यूजन ही ना मच जाए। मैं कल वाली बात दोबारा बता रहा हूँ। कल ना मैंने जो सवाल बोर्ड पे किया था, पहले मैंने उसको सारे ओवरहेड्स को टोटल मशीन आवर्स में बांटा, ए और बी निकला, अब उसका पर यूनिट बनाया। वो यही काम था कि इस टोटल को ए और बी में बांटा। फिर मैंने इसको दोबारा सॉल्व किया था कि मैंने टेबल में एक एक ओवरहेड को अलग अलग बेसिस से प्रोडक्ट ए और बी में बांटा था। ये चूंकि अभी हम ये काम कर रहे थे, तो मैंने आपको अभी से ट्रेलर दिखा दिया था। वो जो एक टेबल बना के हर ओवरहेड ए और बी में बांटा था ना, वो असल में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है जो आगे पढ़ानी है। एक बच्चे का सवाल ये था कि क्या ये भी वही है? नहीं, ये तो इसी चैप्टर का केस 2 है। ये तो इसी चैप्टर का केस 2 है कि आप एक बार पीडीज बना लें जैसे बनाते हैं, उसके बाद जो पीडीज का टोटल है वो प्रोडक्ट में तोड़ना है और फिर ओआर पर यूनिट निकलना है। ये इसी चैप्टर का केस 2 है। अगले चैप्टर के लिए मैंने सिर्फ वो एक टेबल बनाया हुआ है। कल क्या बनाया था वो, जिसमें हर ओवरहेड को अलग अलग तरीके से ए और बी में बांटा था। अगर आपको वो टेबल अजीब सा हॉन्ट कर रहा है कि वो है कि ये है, तो उस टेबल को इग्नोर कर दें। उसके अलावा बाकी सब यही इसी चैप्टर के अंदर ही हो रहा है। होमवर्क वाला क्वेश्चन डन। OAR बस बहुत है जी। इसको इधर आए पहले, ये किसी ने नोट करना हो नीचे तो जी। थोड़ा सा क्या आप बताओ पहले, इसमें क्या समझ आया? क्यों क्यों? नहीं, ये जो हम x निकाल रहे हैं, इसमें हम कह रहे हैं कि SD1 में पहले इतना ही है, प्लस इतना SD1 में और आना है y से। तो y से कितना है जो SD1 में जाना है? जब y बांटेंगे तो SD1 में कितना जाना है? अच्छा, ये ना ये एक पॉइंट है, ये बाकी लोगों को भी ना मुश्किल रहती है, हमेशा रहती है। PD1 PD2 SD1 SD2 SD1 SD2 40 40 20 50 45 5। जब SD1 को बांटेंगे, SD1 को खाली करेंगे, SD2 में कितना आएगा? 20 या 5? मैंने पूछा ये है कि जब, पता नहीं मैंने क्या पूछा था, SD1 को खाली करेंगे तो SD2 में कितना आएगा? नहीं क्लियर हो सकी ना बात तो। देखना पड़ेगा कि टेबल किस तरह से दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जो पीडीज हैं वो रिसीविंग एंड पे है ना, तो ये रिसीविंग है, इनको बांट रहे होंगे, ये रिसीविंग होंगे। तो जब SD1 को खाली करेंगे तो SD2 में कितना आएगा? 20%। जब SD2 को खाली करेंगे तो SD1 में कितना आएगा? 5। ये रिसीविंग है, ये रिसीविंग है। जब SD1 को खाली कर रहे होंगे तो SD2 में 20% आएगा। जब SD2 को खाली कर रहे होंगे तो SD1 में 5% आएगा। जहां पीडीज लिखे हुए मतलब वो रिसीविंग एंड पे है। अब इस इक्वेशन के अंदर अगर इस डेटा से बात करूं तो x इज इक्वल टू एक्स का अपना प्लस कितना y, इन में आना है, इनमें आना है। तो जब SD2 को खाली कर रहे होंगे तो SD1 में कितना आएगा? 0.5 नहीं 0.05, तो प्लस 0.05y। जब x को खाली कर रहे होंगे यानी SD1 को, तो y में कितना आएगा? 0.2, तो 0.2x। अच्छा चले मैं इसको दूसरे एंड से बताता हूं, शायद ये पिक हो जाए। y के साथ क्या लगाना है?
ठीक है, पहले मैं ऐसे बता रहा था, नहीं पिक हो पा रहा। जब y को खाली करेंगे, y को, तो कितना दूसरे में बांटेंगे? सवाल में देखो ना जो होमवर्क दिया हुआ है। जब SD2 यानी y को खाली करेंगे, ये टर्म है। जब x को खाली करेंगे 20, ये और वो वाला पोर्शन आ रहा है एक फ्रेम में, यहां से लेके वापस तक, ठीक है। जिसको जो आसान लगे, जिसको जो आसान लगे, याद रखना, जिसको कोई आसान ना लगे वो दीवार में सर मारे और मर जाए। क्या हुआ? दीवार में सर मार के देना। दूसरे वाले रूम में बेटा नोट करना है किसी ने, ये बता दूं। ओ यार बस बहुत है। इस चैप्टर के मैंने दो हिस्से बांटे थे, और एक ये था कि हम साल के स्टार्ट पे खड़े कैलकुलेशंस कर रहे हैं, और एक है कि साल के एंड पे आ गए। तो चलें अब एंड पे आ जाते हैं। करते हैं कुछ इसका। साल के एंड पे, साल के एंड पे सारा एक्चुअल डाटा आ गया। अब पता चल गया कितने यूनिट्स बनाए, कितने आवर्स लगे, कितने रुपए बिजली का बिल दिया, कितनी पावर लगी, कितने सैलरीज लगी, सब एक्चुअल डाटा है। अब अगर ये जानना चाहें कि फिनिशिंग डिपार्टमेंट में टोटल ओवरहेड्स कितने हुए हैं, कोई बात नहीं। ये जो पेज अभी बांटा था किस किस को नहीं मिला? अच्छा, फालतू किसी के पास बचे रह गए हो, और जिसे नहीं कर रहा हूं वापस कर दे। चलो दूसरे रूम में शायद बचे हुए हों। नुमान अगर आप हो नीचे वाले रूम में तो ऊपर कुछ चाहिए होंगी कॉपीज। साल का एंड हो गया। अब साल के एंड पे ये कैलकुलेट करना हो अगर के एक डिपार्टमेंट में टोटल कितना खर्चा आया, तो पता चल सकता है। किस किस कोई पेज नहीं मिला जी जो बांटा था अभी? बस एक ही है, एक वो नहीं, इसमें से दो ना, दिखाओ जरा। ये सारी ऐसी हैं वापस। और किसको नहीं मिला ये पेज? तो पहले भी इन्होंने यही पूछा था यार, वो उधर एंड पे बैठा हुआ है बच्चा। नहीं, और ये जो पेज बांटा ये किसी को ना मिला हो? ये जो पेज अभी आज एक बांटा है ये किसी को ना मिला हो? सबको मिल गया पेज? ठीक। साल का एंड हो गया है, साल या महीना, क्वार्टर, कुछ भी, पीरियड कुछ भी हो सकता है सवाल में। पीरियड का एंड हो गया हुआ है, और अब एंड होने के बाद सारा एक्चुअल डाटा पता चल गया है, तो अब बिजनेस ये जान सकता है कि प्रोडक्ट ए का एक यूनिट बनाने में कितना खर्चा हुआ। तो ये चीजें हम साल के एंड पे अगर कैलकुलेट कर रहे होंगे ऑफ एक्चुअल एफओएच फॉर ईच, अब वो डिपार्टमेंट के हवाले से भी पूछ सकता है, प्रोडक्ट के हवाले से भी कह सकता है। कि जो पीरियड गुजरा है उस पीरियड में फलाने डिपार्टमेंट या फलाने प्रोडक्ट के लिए एक्चुअल कितना एफओएच का खर्चा हुआ। इसके लिए सब कुछ वही है जो पहले पढ़ा, सेम कैलकुलेशंस। अच्छा, ओएआर नहीं निकलेगा। क्यों ओएआर क्यों नहीं साल के एंड पे निकलेगा? क्योंकि ओएआर तो है ही वो जो साल के शुरू में निकाला जाता है अंदाजा, लेकिन जो जो मेहनत हमने कैलकुलेशंस में अब तक इस चैप्टर में की है सारी वही मेहनत है। बस फर्क क्या होगा?
हाँ जी, अब जो भी डाटा होगा वो एक्चुअल होगा, बस बस ये फर्क पड़ेगा। ये डेप्थ नहीं है, ये डिपार्टमेंट है। किसी भी एक डिपार्टमेंट या प्रोडक्ट के लिए एक्चुअल एफएच कितना हुआ ये पूछा जा सकता है, तो उसके लिए वैसे ही डाटा होगा जैसा आप तक कर रहे थे, बस वो होगा एक्चुअल। तो सेम तरीका, सेम जो अब तक कर रहे थे। भी कराता हूं सवाल तो दिखाता हूं कि क्या सेम है। फिर एक चीज कैलकुलेट करनी पड़ सकती है जो अगले चैप्टर्स में भी आनी है, वो है अप्लाइड एफएच। ये क्यों कैलकुलेट करते हैं, इसकी एंट्री क्या होती है, ये मैं अभी चैप्टर में नहीं बता रहा। ये आगे कोई 2-3 चैप्टर्स में फिर बार बार अप्लाइड का जिक्र आना है। एंट्री अभी नहीं बता रहा, क्यों कैलकुलेट करते हैं ये भी नहीं बता रहा। अभी सिर्फ इसका फार्मूला बता रहा हूं और थोड़ा सा ये समझा देता हूं कि ये होता क्या है। अगर साल के शुरू में एक OAR बनाया ₹50 पर मशीन आर, तो इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है, इसके क्या मतलब है कि हमने साल के शुरू में ये अंदाजा लगा लिया कि इस साल में मशीन 1 घंटा चलेगी तो ₹50 का एफओएच होगा या हुआ होगा। साल गुजर गया और इस साल में 10,000 घंटे मशीन यूज हो गई। अगर इसको ₹50 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 5 लाख तो आ जाएगा। वो ये होगा कि इस साल में एक्चुअली 5 लाख एफओएच खर्च हुआ। 10,000 आवर्स एक्चुअली यूज हुए। OAR जो सोचा था उसी एतबार से देखें तो 10,000 घंटे काम करने के लिए 5 लाख रुपए एफओएच होने चाहिए थे। ये अप्लाइड होता है। और असल में कितने हुए, वो ये अप्लाइड एफओएच है कि जो OAR बनाया था जिस भी एक्टिविटी पे बेस करते हुए, साल गुजर गया और वो एक्टिविटी जितनी एक्चुअली हुई उतनी एक्चुअल एक्टिविटी होने के लिए इस अंदाजे के मुताबिक कितने टोटल एफओएच होने चाहिए थे, ये अप्लाइड है। जैसे अगर मैच के शुरू में ये प्लान किया कि 8 पर ओवर होना चाहिए, ये 8 पर ओवर ये मैच के शुरू में टारगेट रख लिया, 20 ओवर की इनिंग्स हो गई, 20 इंटू 8 160 रन हुए, होने चाहिए थे। ये अप्लाइड का कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली हुए कितने वो तो 20 ओवर के बाद ही पता चलेगा। तो साल के शुरू में जो OAR सोचा था, साल गुजरने के बाद जितनी एक्टिविटी हो गई उस एक्टिविटी के लिए इसके मुताबिक कितना टोटल खर्चा होना चाहिए था, ये अप्लाइड होता है। 5 लाख का फार्मूला बना लें, OAR मल्टीप्लाई बाय यानी अगर OAR था ₹50 पर लेबर आवर, तो अप्लाइड इज इक्वल टू ₹50 इंटू एक्चुअल लेबर आवर्स। अगर OAR था ₹20 पर यूनिट, तो OAR इंटू एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अगर OAR था ₹100 पर मशीन आवर, तो ₹100 इंटू एक्चुअल मशीन आवर्स। अगर OAR था 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, OAR 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट था, तो 50% इंटू एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अगर OAR 80% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट था, तो 80% इंटू एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो जिसके ऊपर भी बेस करके OAR बनाया गया था वो इंटू उसमें क्या एक्चुअल फॉर द ईयर हुआ। ये अप्लाइड का फार्मूला है। इसको क्यों कैलकुलेट करते हैं, इसकी एंट्री क्या होती है, ये अगले चैप्टर्स में आएगा। और इन दोनों का फर्क, किन दोनों का, जो होना चाहिए तो जो हुआ उसको कहते हैं ओवर या अंडर अप्लाइड। अप्लाइड एफओएच माइनस एक्चुअल एफओएच। अच्छा, इस फार्मूले में ना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि अप्लाइड माइनस एक्चुअल कि एक्चुअल माइनस अप्लाइड, जो मर्जी तरतीब हो। ओवर अप्लाइड से क्या मुराद होगी कि अप्लाइड एक्चुअल से ओवर अप्लाइड, अप्लाइड ज्यादा था एक्चुअल कम हुआ, ये ओवर अप्लाइड है। और अंडर अप्लाइड क्या होगा कि अप्लाइड कम हुआ एक्चुअल ज्यादा। तो अप्लाइड एफओएच और एक्चुअल एफओएच का जो डिफरेंस है उसको ओवर या अंडर अप्लाइड एफओएच कहते हैं। इसकी एंट्री क्या होती है ये अगले चैप्टर में बताऊंगा, क्यों कैलकुलेट करते हैं अगले चैप्टर में।
खत्म, डन, खत्म। सवाल करते हैं, प्रैक्टिस खत्म हो गया चैप्टर, अब सवाल प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसको ये जो ओवर और अंडर अप्लाइड लिखा है ना मैंने, ये ओवर या अंडर एब्जॉर्ब्ड भी कहलाता है, क्योंकि OAR क्या है, ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन रेट, तो इसको अंडर या ओवर एब्जॉर्ब्ड FOH भी कहते हैं। चले सवाल खोलिए, 2 सवाल तो कर ही लेंगे। नहीं नहीं है, 35 मिनट हैं, 2 सवाल कर लेते हैं। अच्छा चलें करते हैं ना। स्प्रिंग 2016 क्वेश्चन नंबर 5 पैक की बुक में है, और ये है ओमेगा इंडस्ट्रीज। स्प्रिंग 2016 अटेम्प्ट है, शायद पैक की बुक में पेज 70 होगा, या शायद पता नहीं। ओमेगा इंडस्ट्रीज 68 पेज पे, अच्छा चलें 70 पेज के आसपास है। ओमेगा इंडस्ट्रीज के नाम से होगा, स्प्रिंग 2016 क्वेश्चन नंबर 5 है जी, 70। हाँ जी, स्प्रिंग मार्च अटेम्प्ट होती है। स्प्रिंग 16 क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। सवाल पढ़ लीजिए, मैं करता हूं। यार किधर है सारे, कोई भी नहीं है। सही जी बोले, किधर है, कौन है जी, क्या अप्लाइड FOH और एक्चुअल FOH का डिफरेंस ओवर या अंडर अप्लाइड कहलाता है। अप्लाइड ओवर अप्लाइड है कि अंडर अप्लाइड है, कैसे पता चलेगा? अगर अप्लाइड एक्चुअल से ज्यादा है, अप्लाइड ज्यादा है तो ओवर अप्लाइड, और अगर अप्लाइड कम है तो अंडर अप्लाइड। अप्लाइड एक्चुअल से ज्यादा है अगर तो ओवर अप्लाइड है, अगर अप्लाइड एक्चुअल से कम है तो अंडर अप्लाइड है। क्यों कैलकुलेट करते हैं ये नहीं बताया अभी, ये अगले चैप्टर में कहीं। मैं 4 बजे फारिग होऊंगा, 4 बजे होऊंगा फारिग। एक खमीरी ये ले, ये ले। एक खमीरी, एक खमीरी, खमीरी 4 बजे। सवाल पढ़ लें तो मैं करूं। 2 प्रोडक्ट्स हैं ओमेगा इंडस्ट्रीज के, 2 प्रोडक्ट्स हैं अल्फा और बीटा, और ये गुजरते हैं 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, फैब्रिकेशन और फिनिशिंग, और 2 ही SDs हैं, क्वालिटी कंट्रोल और लॉजिस्टिक। पहले पैराग्राफ में ये ना किसी को पता चल रहा हो कि PD कौन से हैं और SD कौन से हैं जी। पहले पैराग्राफ की अंग्रेजी, पहला पैराग्राफ ओके, हाँ जी। दूसरा पैराग्राफ OIL allocates
प्रोडक्शन ओवरहेड्स टू अल्फा एंड बीटा एट अ प्री डिटरमिन्ड रेट ऑफ 1300 और 500 पर यूनिट। ये क्या है? ये OAR है, ये इनके OAR दिए हुए हैं। अल्फा का OAR 1300 पर यूनिट है और बीटा का OAR 500 पर यूनिट है। दूसरा पैराग्राफ, ओके ये जो दूसरे पैराग्राफ में लिखा है ना, अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड आर एडजस्टेड टू कॉस्ट ऑफ सेल, रिक्वायरमेंट बी क्या है? तो वो मैंने आपको भी कराई नहीं है, तो हम अभी सिर्फ इस सवाल को इतना कर लेते हैं कि अंडर ओवर कैलकुलेट कर लेंगे बस। तो वो एंट्रीज के लिए है जो ऊपर अंग्रेजी लिखी हुई है, वो एंट्रीज से रिलेटेड बात थी। उसके बाद है फॉलोइंग एक्चुअल डाटा। अब ये सारा का सारा दिसंबर का एक्चुअल डाटा है, डाटा वैसा ही है देखें, और सवाल की रिक्वायरमेंट है ए प्रोडक्ट वाइज एक्चुअल ओवरहेड्स। ये जो होमवर्क में करके आए हैं, OAR से जस्ट पहले जो किया था, एसडीज को पीडीज में बांटा, फिर PD1 को AB में, PD2 को AB में, वो जो टोटल बना था वो पूछा हुआ पार्ट ए में। रिक्वायरमेंट पढ़ के ठीक है, ओके। तो पार्ट ए करता हूं मैं, क्वेश्चन 5 स्प्रिंग 16 पार्ट ए। प्रोडक्ट वाइज करना है, लेकिन पहले वो SDPD करना पड़ेगा। क्या क्या है? फैब्रिकेशन, फिनिशिंग, क्वालिटी कंट्रोल और लॉजिस्टिक, और रुपीज मिलियन थाउजेंड पूरे क्या थाउजेंड्स। तो वही पहले SDPD से पहले PDs में आएंगे और फिर हर PD को अल्फा और बीटा में बांटेंगे। ये पूछा हुआ है रिक्वायरमेंट ए में। तो सवाल करने का तरीका वही है, बस डाटा एक्चुअल है। क्या क्या है जी ओवरहेड में? इनडायरेक्ट लेबर कितनी गिवन है? चलें गिवन है, टोटल 36 है। फैब्रिकेशन में 1500, फिनिशिंग में 1200, 500, 400। आगे रेंट, फैक्ट्री का रेंट अवेलेबल में से क्या बेस्ट लग रहा है? फ्लोर एरिया। टोटल कितना है? 2000 बांटे 1000, 500, 300, 200। वैसे अगर डाटा पे गौर करें ना, तो ये रेशियो में बांटे बगैर भी पता चल रहा है, 0 0 उठाते जाएं बस। रेंट की बात कर रहा था। अगला पावर, अवेलेबल में से क्या बेस्ट है? किलोवाट आवर्स। टोटल कितना? 1200। फैब्रिकेशन 600, फिनिशिंग 480, क्वालिटी कंट्रोल जी 48, 72। और डेप्रिसिएशन प्लांट की कॉस्ट पे टोटल कितनी? 9000। फैब्रिकेशन में 4800, 3000, 300 और 900। और बस सेवन 900, 5180, 1148, 72। ऐसे तो लोग फिगर बताते हैं ना, जो जल्दी बता देते हैं अच्छी बात है, लेकिन वो सॉल्व करके बताया करें। पीछे से देख के बताते हैं तो नहीं, को सॉल्व करके बता रहे हैं तो ठीक है शाबाश। वैसे कह रहा हूँ कि आंसर देख के ना बताएं, सॉल्व करके बताएं। कौन बता रहा था फिगर्स? कैलकुलेट कर रहे थे हैं? सारी कैलकुलेट कर वाकई सीरियसली कैलकुलेट करके निकाली सारी? चलो शाबाश यार। नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं, हो सकता है। 2 वे 1 वे कहाँ लिखा है? वो परसेंटेज से पता चल रहा है 1 वे है। तो पहले किसको बांट लें? फिर पहले लॉजिस्टिक्स को बांट लेते हैं
और इसको बांटना है कितना 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 60 35 5। तो यहां से निकाल लेते हैं 1572 943 550 70 79। ठीक है शाबाश। अच्छा अब बांटना है क्यूसी को कितना 40 और 60 और क्यूसी में कितना है जो बांटना है 1 1 क्या 227 जी 491 736 ठीक है। नाइन 334 6466। चले यहां तक पहुंचे जी। ये क्या किया अभी सेकेंडरी अपोर्शनमेंट करके सारे ओवरहेड अभी पीरीज में आए हैं और अल्टीमेटली पार्ट ए में कहां तक पहुंचाना है अब इनको प्रोडक्ट तक पहुंचाना है। फैब्रिकेशन को कितना अल्फा में और कितना बीटा में क्या कोई लिंक है बताया हुआ ये बताया हुआ है कि जितनी देर फैब्रिकेशन में काम हुआ टेबल में बताया हुआ है उसमें से 70% टाइम अल्फा बनाने में लगा 30% टाइम बीटा बनाने में लगा। ये जो चीज मैंने अभी पढ़ी है ये देखें टेबल में सबको मिल जाए वाकई ये समझ भी आ रहा हो पढ़ के टेबल के अंदर लास्ट में आवर्स वर्कड फॉर अल्फा आवर्स वर्कड फॉर बीटा और फैब्रिकेशन कॉलम में 70% 30%। इसका मतलब है कि फैब्रिकेशन में जितने घंटे काम हुआ उसमें से 70% टाइम अल्फा के लिए और 30% टाइम बीटा के लिए। ये लिंक है बेसिकली बताया हुआ ताकि फैब्रिकेशन को बांटे अल्फा बीटा में कितना 70-30। तो इसको 70-30 बांट दें 6534 2800 और बिल्कुल इसी तरह से फिनिशिंग में जितना टाइम काम हुआ उसमें से 60% प्रोडक्ट ए बनाने में और 40% प्रोडक्ट बी बनाने में। तो इस 6466 को इसमें बांट दें 38802586। ये है पार्ट ए का आंसर 10 नंबर 104386 है। अभी रिसेंटली जो सवाल आया था ना इस अटेम्प्ट में वो हमने एक सवाल किया था जिया टेक्सटाइल वाला वो जो मेंटेनेंस की आवर्स और तो वो उसी का थोड़ा सा चेंज वर्जन था। बहुत आसान ये कॉस्ट का सबसे आसान चैप्टर है। पार्ट ए कैलकुलेट एक्चुअल ओवरहेड्स फॉर ईच प्रोडक्ट। मेहनत सारी वही हुई है। पार्ट बी में मांगी एंट्रीज हैं लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि हम ओवर और अंडर अप्लाइड कैलकुलेट कर लेते हैं बस। नोट करने वाले पहुंचे यहां तक फिर बताता हूं। हाँ जी क्या कह रहे टाइम हो गया आ गया फरिश्ता लेने कोई बात नहीं आप लोगों की खातिर में। पार्ट बी एंट्रीज हैं एंट्रीज नहीं पढ़ाई इसलिए मैं पार्ट बी बना रहा हूं कि ओवर और अंडर अप्लाइड कैलकुलेट करने हैं बस। तो अल्फा और बीटा अंडर ओवर अप्लाइड करना है कैलकुलेट उसके लिए चाहिए अप्लाइड। ये कैसे निकालें
OAR दिया हुआ है पर यूनिट, तो अप्लाइड कैसे करें? यूनिट से मल्टीप्लाई, यूनिट्स लास्ट लाइन में दिए हुए हैं, तो अल्फा के लिए बन जाएगा 1300 इंटू 8000 और बीटा के लिए बन जाएगा 500 इंटू 10,000। ये 500 पहले पैराग्राफ में है, दूसरे में, और 8000 और 10,000 लास्ट पैराग्राफ में। अल्फा का अप्लाइड, बी का अप्लाइड, ये तो आगे अप्लाइड। अंडर ओवर कैसे? इनका डिफरेंस, तो एक्चुअल यही है जो ऊपर निकाल चुके, 10 414 और 5386, ये अप्लाइड है, ये एक्चुअल है। अंडर ओवर, ये अप्लाइड है, ये एक्चुअल है। अंडर अप्लाइड है, ये अप्लाइड है, ये एक्चुअल है। ये भी अंडर अप्लाइड है, तो ये दोनों ही अंडर अप्लाइड है। ये दोनों ही अंडर अप्लाइड है। सर क्या किया है? ए में क्या किया है? ये हमने एक्चुअल ओवरहेड निकाली है अल्फा बीटा वाइज। पार्ट बी में एंट्रीज पूछी थी, लेकिन मैंने चूंकि एंट्रीज नहीं बताई, तो बस मैं कह रहा हूं अंडर ओवर अप्लाइड कैलकुलेट करना है। अंडर और ओवर अप्लाइड एफओएच निकालने के लिए अप्लाइड और एक्चुअल का डिफरेंस लेना पड़ेगा। पहले निकाले हैं अप्लाइड। अप्लाइड कैसे निकाले? OAR दिया हुआ है ऊपर दूसरे पैराग्राफ में, रुपीज पर यूनिट, तो उसको यूनिट्स प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यूनिट्स प्रोड्यूस लास्ट पैराग्राफ में दिए हुए, तो ये निकला है अप्लाइड एफओएच, एक्चुअल ये निकाल लिए, इन्हीं का डिफरेंस अंडर या ओवर अप्लाइड है। हाँ भाई, आसान है मुश्किल है? अच्छा, एक सवाल होमवर्क है, और वो होमवर्क ये है कि आपको दिया है मैंने एक पेज, तो आपने इसका क्वेश्चन बना के लाना है। ये सवाल दिया है आपको सॉल्यूशन, और ऑनलाइन वालों के लिए आपके कोर्स में मैंने रख दिया है लेक्चर 23 का ही रेफरेंस देके। आरटी लिमिटेड के नाम से सवाल है, ऑटम 2009। इसमें एडजस्टमेंट्स कर लें, सवाल खोलें। जिनके पास पास पेपर्स हैं, ऑटम 2009 अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 2, आरटी लिमिटेड। ये सवाल बड़ा अच्छा है प्रैक्टिस के लिए, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन अच्छी प्रैक्टिस है इसमें। ऑटम 2009 क्वेश्चन नंबर 2, और पैक की बुक में ये क्लास वर्क है कोई, ये पेज नंबर 60 पे क्लास वर्क 7, पैक की बुक में पेज नंबर 60 क्लास वर्क 7, नासिर अब्बास, क्लास वर्क 7 है, आरटी लिमिटेड, पेज नंबर 60, पेज नंबर 60 पैक की बुक में आरटी लिमिटेड। पहुंचे? जिनके पास पास पेपर्स हैं उनमें ऑटम 2009, ऑटम कहते हैं सितंबर, सितंबर 2009 क्वेश्चन नंबर 2 आरटी लिमिटेड पहुंचे, तो मैं इसमें एक चेंज करा रहा हूं, और वो चेंज क्यों करा रहा हूं और फिर सोल्यूशन क्यों दे रहा हूं वो आप कल करके आएंगे तो बताऊंगा। इस टेबल में देखें, 3 पीडीज हैं, 2 एसडीज हैं सवाल में, और बजटेड एक्चुअल, बजटेड एक्चुअल, बजटेड एक्चुअल, बजटेड एक्चुअल, बजटेड एक्चुअल, बजटेड एक्चुअल चले जा रहा है। तो ये मुख्तलिफ चीजें हैं, उनका बजटेड भी बताया हुआ है, एक्चुअल भी बताया हुआ है। और सवाल की रिक्वायरमेंट बी क्या है? अंडर ओवर अप्लाइड निकालने हैं डिपार्टमेंट वाइज, यानी तीनों पीडीज के भी और एसडीज के भी, या सिर्फ पीडीज के? क्यों सिर्फ पीडीज के? जब ओएआर होता ही पीडी का है, तो फिर अप्लाइड भी सिर्फ पीडी के ही होते हैं। यहां भी हमने यही किया है, बेशक हमने प्रोडक्ट वाइज निकाला है, लेकिन पीडीज ही के तो हमने ओवरहेड समेट लिए, तो इसलिए अंडर ओवर अप्लाइड भी पीडीज के ही निकलते हैं। अच्छा, ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स का सवाल है? नहीं, सिंगल प्रोडक्ट, जो इससे पहले कर रहे थे सिंगल प्रोडक्ट है। अच्छा, रिक्वायरमेंट बी में कहा हुआ है कि अंडर ओवर अप्लाइड निकालना है, यानी क्या करना है? तीनों पीडीज का अप्लाइड और एक्चुअल निकालना है। एक्चुअल कैसे निकालना है? आपको ऊपर एक्चुअल डाटा दिया हुआ है, एसडीज में भी है, एसडीज को बांट के प्राइमरी सेकेंडरी रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से वो यहां बांटेंगे, और ये पीडीज में एक्चुअल आ जाएगा। फिर अप्लाइड कैसे निकालेंगे? ओएआर को मल्टीप्लाई करेंगे, ओएआर भी नहीं है, तो इसका मतलब फिर पहले ओएआर निकालना पड़ेगा, उसके लिए बजटेड का डाटा दिया हुआ है, तो इसमें ओएआर भी निकालना है, फिर अप्लाइड और एक्चुअल का कंपैरिजन, फिर ऐसे, यानी पहले ओएआर निकालना है। अच्छा, उसमें भी वैरायटियां, P1 का ओएआर टेबल का लास्ट कॉलम, यानी P1 का जब आप ओएआर निकालेंगे तो वो ओएआर पर मशीन आवर होगा। P2 जब ओएआर निकालेंगे तो वो पर डायरेक्ट लेबर आवर्स होगा।
और 3। अच्छा, अब ये जो 75% ऑफ है ना, ये काट दें, 75% ऑफ काट दें। ये क्यों गलत है ये कल सॉल्व करके आएंगे तो बताऊंगा, और फिर ये भी बताऊंगा कि अगर आपको सवाल में ऐसा आता तो आप क्या करते। मैंने तो चलो कटवा दिया, लेकिन ये आप पेपर में क्या करते वो जब कल सवाल कराएंगे तो बताऊंगा। अच्छा, PD3 के OAR कैसे निकलेगा? PD3 यानी इसकी बेस क्या है? मटेरियल कॉस्ट। तो टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड मटेरियल कॉस्ट। ये 6 बेसिस बताई थी ना, तो उनमें से 3 उन्होंने यहां वैरायटी डाल दी कि PD1 का OAR निकालना होगा तो टोटल बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड मशीन आवर्स। PD2 का OAR निकालना होगा तो टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड लेबर आवर्स, और PD3 निकालना होगा तो टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड मटेरियल कॉस्ट। तो इसमें OAR भी निकालना था, फिर जाके अप्लाइड निकलने थे। तो चूंकि मैंने सवाल में चेंज करवा दी, इसलिए फिर सोल्यूशन भी आपको खुद दिया है। ये सोल्यूशन है जो पेज मैंने आपको दिया है, ये करके आइएगा जरूर सवाल। कल इंशाल्लाह मैं कोशिश है कि खत्म कर दूं ये चैप्टर। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़ करें। अच्छा, भी ऑनलाइन वालों तो अल्लाह हाफिज़ करते बंद कर देंगे वीडियो, चले कोई बात नहीं। अच्छा, जिसकी क्लास है जाए, सीरियसली कोई मसला नहीं है, जिसने जाना जाए है यार, वो आखिरी अल्लाह हाफिज़ करवाना, भूल जाएंगे आप। अच्छा, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम जानना चाह रहे होते हैं कि बस किसी तरह ये पता चल जाए कि ये हलाल है ना, हराम तो नहीं ना है। इन पर अगर गौर करेंगे तो ये वो काम होंगे, मैं फिर बता रहा हूं, कुछ काम ऐसे होंगे जिंदगी में अगर हलाल हराम का फर्क पड़ता है तो, कि जिनके बारे में ये कोशिश ये इंसान चाह रहा होगा बस किसी तरह मुझे पता चल जाए कि हराम तो नहीं है ना, बस किसी तरह पता चल जाए, को कह दे कि नहीं हराम नहीं है। इनके बारे में ये जिन चीजों के बारे में हम जानना चाह रहे होंगे कि हराम तो नहीं है ना, वो अंदर खटका हो रहा होगा। जैसे गाने सुनना जायज है क्या? नहीं, क्या ख्याल है? म्यूजिक है भाई, तो सोल ऑफ सोल का क्या है? फूड है, और रूह की ग़िज़ा है मौसीकी है? मौसीकी तो रूह की ग़िज़ा है ना? तो इसमें क्या बुराई है? बैकग्राउंड क्या अल्फाज बुरे ना हो? अच्छा, अल्फाज बुरे ना हो, हाँ ठीक है। अच्छा चलें, अब ये जो ये पूरी एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, सारा म्यूजिक जो बना हुआ है, ये बताएं कि जो गाने हिट होते हैं, हम कौम चूंकि बॉलीवुड सॉन्ग सुन सुन के बड़े हुए होते हैं तो ज्यादा बॉलीवुड हिट होते हैं। बहरहाल कुछ लोग होंगे जो अंग्रेजी गाने भी सुनते होंगे, कुछ पंजाबी भी सुनते होंगे, और नसीबुल लाल को भी सुनते होंगे। तो ये जो गाने हिट होते हैं जितने भी हैं, इनको अगर गौर करिएगा तो इनकी शायरी हिट हो रही होती है, फिर इनकी ट्यून हिट हो रही होती है, इनका म्यूजिक। और कई ऐसे होते हैं जो इतने मतलब मुंह पे चढ़ जाते हैं कि इंसान गुनगुनाना शुरू कर देता है। अच्छा, अब ये जितने भी हिट गाने हैं, इन गानों को सुनने के बाद उसका आउटकम पे गौर करते हैं, क्योंकि जब किसी चीज के बारे में ये सोचना हो ना कि हलाल है कि हराम है, ये अगला सवाल है। उससे पहला सवाल ये है कि इसका आउटकम क्या है। जैसे ये जो बाहर कभी गटर साफ हुए हों और सड़क पे वासा वाले वो आए हों कभी कई साल बाद, तो वो गटर साफ करके बाहर सब निकाल के रख जाएं और वो काला काला पानी भी साथ फैला हो, तो कभी दिल किया किसी का कोका कोला पिए हैं इसमें? है? नहीं दिल किया है? पेप्सी कर लें, आरसी कोला कर लेते हैं। अच्छा, नहीं सीरियस सवाल, क्या ये जानने की जरूरत है कि ये हलाल है, इसको पीना के हराम है? क्यों? ये सवाल पूछने की नौबत ही नहीं करनी, क्योंकि नहीं दिल कर रहा पीने का, पता है गंदी चीज है। ये तो बात की बात है कि हलाल है कि हराम है। एक चीज वैसे ही है जो गंदी है। तो ये जो म्यूजिक एक मिसाल दे रहा हूं मैं। तो अब म्यूजिक के बारे में अगर हम ये गौर करें, देखो सर नासिर ने शुरू ही है ना वो कंट्रोवर्शियल चीजों से कर दी है। असल मैंने आपको FAR2 से अलग रखना है ना, तो FAR2 मैंने यहां से चलाया है, तो आपको फिर मैंने यहां से चला दिया है, तो अब वो तरतीब ऐसी बन रही है। तो ये जो म्यूजिक है, जितना भी हिट म्यूजिक होता है, उनके अल्फाज पे गौर करें भी या ना करें, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं गौर। ये बताएं कि गाने सुन के जज्बात क्या बन रहे होते हैं, कि आइंदा कौम की खिदमत करूंगा, है नहीं ना? ये जज्बात बन रहे होते हैं कि बस बहुत हो गया, अब कॉस्ट पढ़नी है। गाना सुना था मैंने, क्या गाना था, बस आज से ओवरहेड्स के रात रोज 2-2 साल करके सोएंगे, ये जज्बा बनता है। अच्छा, वालेन की खिदमत का जज्बा बनता है भाई। जितने भी देखें, जितने गाने जो म्यूजिक हिट हो रहे होते हैं, रोमांटिक सॉन्ग होंगे या पार्टी सॉन्ग होंगे,
आप इनकी अगर शायरी पे गौर करेंगे, गौर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ट्यून सुन रहे हैं, तो जज्बात क्या बन रहे हैं ना बताएं, मुझे ना बताएं, अपने आप को बताएं, अपने आप को बताइए। क्या वो जज्बात जो भी बन रहे होंगे, क्या वो आप खुद अपने आप से पूछिएगा, क्या वो अच्छाई की तरफ जा रहे होंगे, प्रोडक्टिविटी? अच्छा चले, मैं सवाल ये पूछता हूं कि जो जज्बात बन रहे होंगे, क्या आप बड़े आराम से खुल के अपने वालिदैन को जज्बात बताएंगे? नहीं, चपेड़े पड़ेंगे आगे से। तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आप उसका आउटकम देखें क्या हो रहा है ना। आपका कोई आइंदा से गाने सुन, आप क्योंकि गाने बड़ा सुनते थे तो आपको बड़ा जो है ना रूह भी गुजा मिली, और आइंदा से आपने फैसला किया कि मेरी नमाजें छूटती थी, मैं नमाजें पूरी करूंगा। आप गाने सुना करते थे तो आपके ना जज्बात ऐसे बने कि आइंदा मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए पास करके दिखाना है। आप गाने सुनते थे, आपके ऐसे जज्बात बन गए कि वालिदैन के फर्माबरदार हो गए। आपके जज्बात ऐसे बन गए कि आप सारे मोहल्ले के जो है वो काम करने वाले बन गए। ये जज्बात बन रहे हैं? नहीं, आप सबको पता है कि क्या जज्बात बन रहे हैं, सबको पता है। तो इसका मतलब है इसका आउटपुट गंदा हो रहा है, फिर कुछ वो गंदा आउटपुट है। तो फिर ये बात की बात है कि कहां लिखा है मौसीकी राम में, कहां लिखा है, आप उसका आउटपुट देख ले, तो दिल में हो रहा है ना खटक। इसी तरह से कुछ ऐसे काम होंगे, ये भी खैर मेरे फेवरेट टॉपिक्स में से, लेकिन इट्स टू अर्ली नाउ, कुछ बात करूंगा इस पे, नहीं कुछ से बात करूंगा बाद, अभी बहुत जल्दी है, फिर आप कॉस्ट से भी मेरे से इख्तलाफ करना शुरू कर देंगे, बाद में करूंगा इस पे बात। तो कुछ ऐसे काम होंगे, आप सब जवान बच्चे हैं, कोई ऐसी जिंदगी में ऐसे गंदे गंदे कामों में आप एंगेज हो जाएंगे, जिन कामों के बाद आपको ये जरूर रियलाइज होगा कि नहीं अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं किया। तो ये जो दिल के अंदर अल्लाह ने एक फिल्टर लगाया हुआ है ना, ये बहुत जबरदस्त फिल्टर है, एज लॉन्ग एज वो फिल्टर साफ है। तो अगर फिल्टर ही गंदा हो चुका है तो फिर पता नहीं चलेगा। मुस्नद अहमद 22159 सैयदना अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि गुनाह क्या है। तब जनरली कि गुनाह क्या है, अब वो तो एक लंबी लिस्ट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे दिल में किसी चीज के बारे में खटक पैदा हो तो उसको छोड़ दो। जब तुम्हारे दिल में किसी चीज के बारे में खटक पैदा हो तो उसको छोड़ दो। अच्छा, उसने अब अगली बात पूछी कि ईमान क्या है। अब ये अगर ये चीज जो मैं अगली बता रहा हूं अगर ये मेरे अंदर है तो एक तसल्ली वाली बात यह है कि चांस है बचने का, लेकिन जो बात बता रहा हूं अगर अंदर नहीं है तो फिर शायद खत्म हो रहा है काम। उसने पूछा तो ईमान क्या है। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, जन्नत में जो कामयाबी का वादा है ना वो ईमान वालों के साथ है। अच्छा, उसने पूछा तो ईमान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें अपनी बुराई बुराई लगे और अपनी नेकी अच्छी लगे तो तुम मोमिन हो। अगर मैं कोई गंदा काम कर रहा हूं, मेरे अमल की कमजोरी है कि मुझसे गंदा काम हो रहा है, लेकिन अगर मुझे अंदर ये फील हो रहा है ना कि मैंने अच्छा नहीं किया, तो इसका मतलब अभी जान है मेरे में। और कोई अच्छाई करके तो खुशी हो रही है, कोई नेकी करके, तो इसका मतलब अंदर ईमान है। तो जब तुम्हें अपनी बुराई बुरी लगे और अपनी नेकी अच्छी लगे तो तुम मोमिन हो। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।